ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर क्या होता है। सो लेट अस सी व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। सो सबसे पहले व्हाट वी कैन डू इज ऑलराइट, तो सबसे पहले वी विल टेक अगेन अ कंटेनर और अ टैंक। लेट्स टेक दिस टैंक which is filled with some fluid, let us say water है। वाटर के ऊपर के सरफेस पे एयर है, दिस इज वाटर। वापस हम लोग एक इमेजिनरी सिलेंडर लेने वाले हैं। इस बार हम जो सिलेंडर ले रहे हैं दैट सिलेंडर इज लिटिल बिट इनसाइड द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। देन मैं 2 पॉइंट्स मार्क कर लूँगा, x1 और x2। x1 पे प्रेशर P1 होगा, मतलब x1 लेवल पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सिलेंडर का, इमेजिनरी सिलेंडर का, ये सिलेंडर इमेजिनरी है, P1 होगा और बॉटम पे P2 होगा। तो ये जो हम लोगों ने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है, इसके ऊपर जो कुछ भी लिक्विड है, मतलब वाटर है बेसिकली, तो ये जो वाटर है इस सरफेस के ऊपर, वो इस सरफेस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसको हम लोग F1 बोल रहे हैं। सिमिलरली जो बॉटम सरफेस है उसके नीचे जो वाटर है वो इस बॉटम सरफेस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा F2। तो सिर्फ समझना ये है आपको, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ऊपर की सरफेस के ऊपर जो वाटर है वो डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, नीचे की सरफेस के जो नीचे लिक्विड है वाटर है वो अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा। और इस सिलेंडर में जो लिक्विड है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा mg, विच इज अगेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोगों ने किया कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक टैंक कंसिडर किया है जो एक फ्लूइड से भरा हुआ है, फ्लूइड को हमने वाटर मान लिया और 2 लेवल ले लिए हमने, मतलब ये जो इमेजिनरी सिलेंडर हमने कंसिडर किया है इनसाइड दैट लिक्विड, तो ये फ्री सरफेस के थोड़ा नीचे है। सो लेट अस जस्ट पॉइंट बाय पॉइंट राइट डाउन। सो लेट अस कंसिडर अ टैंक filled with water, then we have assumed imaginary cylinder, assume an imaginary cylinder of horizontal base area A, horizontal base area A। तो ये जो मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है ये A है बेसिकली, एंड हाइट जो है, हाइट हमारा होगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू h। तो ये जो हाइट है दैट इज बेसिकली x1 माइनस x2, मैंने ऑलरेडी यहाँ मार्क करके रखा है तो यही बता रहा हूँ मैं, दैट इज h। और हम लोग जो मेजर कर रहे हैं बेसिकली हाइट को, तो हम लोग नीचे से रेफरेंस मेजर कर रहे हैं, ऊपर की तरफ वैल्यू बढ़ेगी बेसिकली। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आई मीन नहीं भी मेंशन किया तो ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि ये हाइट h है, डजंट मैटर रियली। अब हमने देखा 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो हम लोग जस्ट क्विकली नोट डाउन कर लेंगे। द वर्टिकल फोर्सेस acting on cylinder आर, पहला फोर्स कौन सा देखा हम लोगों ने, जो ऊपर की सरफेस के जो मैग्नेट सिलेंडर का अपर सरफेस है उसके ऊपर जो पानी होगा, जो लिक्विड है बेसिकली, वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
So force F1 bar acts downwards at the top surface of imaginary cylinder, at the top surface of imaginary cylinder, and it is due to weight of the water column above the cylinder. तो ये जो सिलेंडर के ऊपर जो वाटर कॉलम होगा उसकी वजह से ये F1 एक्ट करेगा। सिमिलरली सेकंड कौन सा देखा हम लोगों ने? सेकंड था फोर्स F2 बार विच इज एक्टिंग अपवर्ड्स, acts upwards at the bottom surface and is due to water below the cylinder. तीसरा फोर्स कौन सा था? जो इमेजिनरी सिलेंडर हमने कंसीडर किया है उसमें जो लिक्विड है उसका जो वाटर है मतलब उसका जो मास होगा उस मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, तो दैट विल बी डाउनवर्ड। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स mg on the water enclosed, और ये mg भी डाउनवर्ड्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड्स on the water enclosed by imaginary cylinder. ओके, तो बहुत सिंपल सा था ये। अब अगर आप इसको इक्वेट करोगे फ्रॉम डायग्राम, व्हाट यू कैन सी इज दो फोर्स नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। सो फ्रॉम फिगर व्हाट वी कैन से इज F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg, क्योंकि F1 और mg डाउनवर्ड है और F2 ऊपर है, तो दीज आर बैलेंसिंग ईच अदर। ओके, अब हमको ये भी पता है कि हम लोगों ने प्रेशर डिफाइन कैसे किया था। प्रेशर था फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर ऑन द अपर सरफेस P1 इज इक्वल टू F1 बाई ए एंड प्रेशर P2 ऑन द बॉटम सरफेस इज F2 बाई ए। दोनों जगह पे ए है क्योंकि सिलेंडर का अपर और लोअर सरफेसेस का एरिया सेम ही होगा, तो F1 आपको मिल जाएगा P1A और आपको F2 मिल जाएगा P2A। तो आप जब इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, सो इक्वेशन 1 becomes P2A is equal to P1A plus mg, इक्वेशन नंबर 2। बट हमें पता है कि हम लोग m कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, लास्ट टाइम हमने लिया था। अब ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम लोग? इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, आपको पता है बेस इनटू हाइट से निकलता है वॉल्यूम। मतलब बेस मतलब बेसिकली आप क्या करोगे, वो एरिया को मल्टीप्लाई कर लोगे, एरिया ए है और हाइट जो था x1 माइनस x2 था एज मेंशन इन डायग्राम ऑल्सो, और मैंने बाकी जगह पे मेंशन किया है। तो वो वॉल्यूम मिल गया आपको और इनटू डेंसिटी आप करोगे, देयरफॉर P2A is equal to P1A plus A times of x1 minus x2 times of rho। तो इसमें से अगर हम A दोनों साइड से कॉमन निकाल के कैंसिल कर दें तो हमको मिलेगा P2 is equal to P1 plus x1 minus x2, और वहाँ पे बचेगा डेंसिटी भी। सो ए कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये बचने वाला है, और जी था भी साथ में, क्योंकि हम लोगों ने पिछले इक्वेशन में शायद जी लिखा नहीं है, m इंटू जी, तो ये जी यहाँ पे लिखना रह गया था। तो हमको मिल गया P2
P2 मतलब वो जो इमेजिनरी सिलेंडर का जो बॉटम सरफेस है वहाँ पे जो प्रेशर होगा, दैट इज P2। तो ये तो हो गया कि हमने जो प्रेशर निकाल लिया P2 बेसिकली एट द बॉटम सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अब यही इक्वेशन हम लोग लिक्विड के इनसाइड या फिर लिक्विड के आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो लिक्विड के इनसाइड मेरा बोलने का मतलब है कि जब आपको याद होगा हम लोगों ने ऐसा एक केस लिया था जहाँ पे हम लोगों ने जो इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर किया था वो फ्री सरफेस से स्टार्ट हो रहा था, पर उस केस में हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर नहीं किया था क्योंकि मैंने वहां कहीं मेंशन नहीं किया था कि इसके ऊपर एयर भी है या नहीं। तो उस केस में आपको मिला था P इज इक्वल टू एच रो जी। पर वो पर्टिकुलर केस कब होता है, जब यहाँ पे बेसिकली वैक्यूम हो, मतलब हम लोगों ने वहां पे एयर कंसिडर नहीं किया या तो एटमॉस्फेयर कंसिडर नहीं किया हम लोगों ने। पर अभी हमें जो देखना है, हमें ये देखना है कि ये जो इक्वेशन हम लोग यूज करने वाले हैं, तो अब हम लोग ये वापस से x2 पॉइंट पे प्रेशर निकालेंगे, मतलब P2 प्रेशर निकालेंगे, लेकिन x1 जो है वो इट इज राइट एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो दैट P1 विल बिकम P0 क्योंकि वो जस्ट फ्री सरफेस पे है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाएगा। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट प्रेशर at a depth of h measured from the free surface of liquid। तो इतना ही डिफरेंस है कि हमने जो इक्वेशन 3 डिराइव किया है वहां पे सिलेंडर जो है इमेजिनरी सिलेंडर वो फ्री सरफेस से स्टार्ट नहीं हो रहा। अब हम जो यूज करने वाले हैं फ्री सरफेस के लिए करने वाले हैं। सो लेट अस जस्ट मेंशन दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द प्रेशर inside a liquid as a function of depth, basically as a function of depth below the liquid surface, below the liquid surface। therefore अगर मैं, जैसे मैंने बताया, अगर मैं लिक्विड सरफेस से मेजर कर रहा हूँ, इमेजिनरी सिलेंडर मैंने लिक्विड सरफेस से स्टार्ट किया है, तो चेंज क्या क्या होगा। बहुत सिंपल सिंपल है यहाँ पे। हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना होगा, हमारे केस में x1 बन जाएगा 0 क्योंकि मैं अभी रेफरेंस लेवल ये मान लेता हूँ, मैं यहाँ से सब मेजर कर रहा हूँ। हमारे पास x2 बन जाएगा माइनस एच क्योंकि हम लोग नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहे हैं तो माइनस एच बन गया। P2 जो है हमको प्रेशर मेजर करना है, उसको मैं बोलता हूँ P। और P1 जो होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 क्योंकि वो यहाँ पे बाहर एटमॉस्फेयर है, मतलब एयर है बेसिकली, तो इसलिए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाएगा P0। तो जब आप ये सब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा P2, हम लोग इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, तो P2 इक्वल टू P, P1 हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 0 माइनस ऑफ माइनस h टाइम्स ऑफ रो एंड g बेसिकली। तो यू विल गेट P इज इक्वल टू P0 प्लस h रो g। तो ये आपको मिल गया टोटल प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ h एज मेजर्ड फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये जो P है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, तो इसको बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो हमको इक्वेशन नंबर 4 जो देता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। सो इक्वेशन 4 गिव्स टोटल प्रेशर, total pressure is also called absolute pressure or absolute pressure, P at a depth h below the free surface of liquid, below the surface of liquid। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन 4 से, ये जो प्रेशर P है वो दो चीजों से बना हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h रो g से। सो व्हाट वी कैन सी इट से दैट एब्सोल्यूट प्रेशर और टोटल प्रेशर
absolute pressure P is the sum of two things, two pressure. First, P0, which is atmospheric pressure, the pressure due to atmosphere. ये क्यों लेते हैं हम लोग? क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपके घर में भी आपने कंटेनर में पानी भर के रखा हुआ है तो उसके ऊपर तो एयर होगा ही होगा, तो वो एयर का प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. सो द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर. सेकेंड, मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, विच इज ऑफ कोर्स ड्यू टू द एयर कॉलम अबव दैट फ्री सरफेस. सेकेंड, H rho G, the pressure due to liquid at depth H. सिंपल सा केस है, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर मेजर कर रहा हूँ बॉटम सरफेस पे, तो इसके ऊपर कुछ लिक्विड है उसका प्रेशर होगा, और लिक्विड के ऊपर कुछ एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसका प्रेशर होगा. बहुत सिंपल सी चीज़ है. इसके ऊपर और ऐसा भी कर सकते थे हम लोग कि ये सिलेंडर में हमको P2 मेजर करना है, तो पहले वाटर है, फिर ऑयल है, फिर एटमॉस्फेयर है, तो उस केस में तीनों का एडिशन होगा. उस केस में आप वाटर कॉलम, फिर ऑयल कॉलम, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोगे. तो दैट इज सिंपल. वो हम लोग एग्जाम्पल्स में देखेंगे, एग्जाम्पल्स या फिर बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे हम लोग. आप देखो, इन जनरल मैं इक्वेशन 4 को ऐसे भी लिख सकता था. सो इक्वेशन 4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 4 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, P माइनस P0 मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू H रो G. तो ये जो डिफरेंस है एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, इसको हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर बेसिकली. सो दिस इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर. वेरी सिंपल थिंग, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें. सो इन शॉर्ट, द डिफरेंस बिटवीन absolute and atmospheric pressure is called as gauge pressure. Is called as gauge pressure, and which is given by equation 5, given by equation number 5 बेसिकली. तो बहुत सिंपल है ये. सो आई विल रिपीट इट अगेन. तो हम लोगों ने किया क्या है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा एक हमने केस लिया था. हमारे पास एक टैंक है, कंटेनर है जिसमें वाटर है. हम लोगों ने एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर कर लिया था. इसका एरिया A है, ये पॉइंट को x1 मान लिया, और P1 प्रेशर होगा यहाँ पे, इसको x2 मान लिया, P2 प्रेशर होगा यहाँ पे, और ये हाइट जो है x1 माइनस x2 जो है वो आपका h है बेसिकली. तो हमने देखा कि ये अपर सरफेस के ऊपर जो लिक्विड कॉलम होगा, वाटर कॉलम होगा, वो एक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा F1, और जो बॉटम सरफेस के नीचे जो लिक्विड कॉलम होगा वो एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा F2, और इसमें जो इमेजिनरी सिलेंडर में जो लिक्विड है वो एक उस लिक्विड पे एक डाउनवर्ड फोर्स mg एक्ट होगा. तो डायग्राम से हमको दिख रहा है कि F1 प्लस mg ये दोनों डाउनवर्ड है, इसको बैलेंस कर किया है F2 ने. अब हमको पता है बाय डेफिनेशन प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया. तो फोर्स 1 F1 is pressure 1 P1 into A and F2 is equal to P2 into A. तो ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे. एडिशनली हमको ये भी दिख रहा है कि मास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. लेकिन मास किसका है? मास उस लिक्विड का है जो इस इमेजिनरी सिलेंडर में है. इस इमेजिनरी सिलेंडर में मास जो है वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. वॉल्यूम कैसे निकालते हो आप? बेस एरिया A इंटू हाइट x1 माइनस x2 जो आपके पास है इंटू डेंसिटी. तो ये आपको मिल गया AH रो. फिर आपने ये सब यहाँ पे प्लग कर दिया तो आपको मिल गया F2 इज इक्वल, F2 की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, तो मिल गया P2A इज इक्वल टू P1A प्लस M की जगह पे AH रो G. फिर A कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास P1
प्लस एच रो जी विच इज इक्वल टू P2। अगर इसी केस में जो इमेजिनरी सिलेंडर हमने लिया है, अगर वो हम लोग बिलो द लिक्विड सरफेस ना लेते हुए लिक्विड सरफेस पे ले लेते, तो उस केस में चेंज क्या होता, ज़्यादा चेंज नहीं होता। सिर्फ ये x1 जो है इसको मैं जीरो लेवल मान लेता। मैं यहाँ से नीचे मेजर कर रहा हूँ, तो जो x2 है वो माइनस एच हो गया आपका। प्रेशर यहाँ पे P2 को P मान लेता हूँ मैं। तो हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे x1 इक्वल टू जीरो, x2 इक्वल टू माइनस एच, P1 इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर तो यहाँ पे जो है वो एटमॉस्फेरिक होगा ना, क्योंकि इसके ऊपर एयर है, तो फिलहाल ये जीरो मार्किंग को भूल जाओ। और जो P2 है उसको P मान लिया है। फिर ये चीज़ें मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो हमको मिल जाएगा P इक्वल टू P0 प्लस, वो सब सॉल्व करने के बाद, मतलब वो x1 माइनस x2 करने के बाद ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, एच रो जी। तो P माइनस P0, और ये जो प्रेशर आया P, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट। टोटल मतलब लिक्विड कॉलम का और एटमॉस्फेयर का मिला के, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। और अगर हम लोगों ने एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेयर प्रेशर माइनस कर लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। तो बहुत सिंपल था, बहुत ही सिंपल चीज थी ये। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आइडिया ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ जिसमें चार वेसल है और चारों का बेस कनेक्टेड है। तो लेट अस टेक दिस एज द कॉमन बेस। यहाँ पे एक पहला हमारे पास वेसल है, उसके बाद दूसरा वेसल हमारा कुछ ऐसा है, चारों का शेप अलग अलग है बेसिकली। उसके बाद जो हमारे पास वेसल है, इट इज समथिंग लाइक दिस। और एट लास्ट जो हमारे पास वेसल है, तीन भी ले सकते हैं हम लोग, मैं चार ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीन लो, चार लो, पांच लो, बात एक ही है इसमें। सो इट इज समथिंग लाइक दिस बेसिकली। ओके, अब देखो होगा क्या, अगर मैं इसको नाम देता हूं मैं ए वेसल, बी वेसल, सी वेसल एंड डी वेसल। जब हम इसमें कोई भी लिक्विड भरेंगे तो होगा क्या कि जब आपने इसमें लिक्विड फिल कर दिया, तो चारों के चारों वेसल में जो लिक्विड का लेवल है वो एग्जैक्टली सेम लेवल पे रहेगा, मतलब हाइट चारों में लिक्विड का सेम होगा बेसिकली। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और एग्जैक्टली यही पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमको जो रिजल्ट्स का उम्मीद था एग्जैक्टली उससे उल्टा मिलता है, दैट इज पैराडॉक्स। हमारे एक्सपेक्टेशन से, हमारे फीलिंग से जो उल्टा हो जाता है, दैट इज पैराडॉक्स बेसिकली। क्यों ऐसा? देखो, हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम लोग जब लिक्विड फिल कर रहे थे तो कुछ टाइम के बाद बी का लेवल जो है वो सी से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब बी में जो लिक्विड है उसका हाइट सी से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? तो फिलहाल मैं लेवल हटा देता हूँ। ये क्यों होना चाहिए? हमने देखा है कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो हम मानेंगे कि क्योंकि सी में एरिया कम है, देखो उसका जो माउथ है छोटा सा है, तो एरिया कम है। तो एरिया कम होने की वजह से हमारा एक्सपेक्टेशन है ये कि प्रेशर एट द बॉटम ऑफ सी, ये जो है ये ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एरिया कम है तो प्रेशर बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर एट बॉटम ऑफ बी, इट शुड बी लेस एज कंपेयर टू सी। मतलब सी वेसल के बॉटम पे जो प्रेशर है वो बी के जो बॉटम पे प्रेशर है उससे ज़्यादा है। तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो प्रेशर होगा पीसी, ये
लिक्विड को बी वेसल में ऊपर पुश करेगा। बेसिकली आइडिया ये है, हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि हम लोग जब अलग अलग शेप के कंटेनर लेते हैं और वो अगर इंटरकनेक्टेड है तो हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि जिस कंटेनर का बॉटम पे ओपनिंग छोटा है, मतलब एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, वहां पे प्रेशर ज़्यादा होगा, और जिसके बॉटम पे एरिया ज़्यादा है वहां पे प्रेशर कम होगा। तो इसकी वजह से, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से बी वेसल में हाइट लिक्विड का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? देखो, ऐसा इसलिए नहीं होता है कि अगर मैं फिलहाल सिर्फ सी की बात करता हूं, हम बी की भी बात करेंगे, तो हम लेट अस जस्ट टेक कि हमारे पास ये सी वेसल है और ये लिक्विड है, यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है। अब हमको पता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये वाटर हो या कोई भी लिक्विड हो, वो प्रेशर या फिर फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। हमने ऑलरेडी सीखा है। अब हमने ये भी सीखा है कि इस एक्शन को, क्योंकि ये जो प्रेशर, ये जो फोर्स है, ये एक्शन है, इसका रिएक्शन भी होगा। वो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो उल्टी डायरेक्शन में होगा, मतलब ये होगा इस तरफ बेसिकली। तो जो वॉल है वो भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये ऐसा हो गया। सो दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लिक्विड ड्यू टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अगर मैं इन फोर्सेस के कंपोनेंट करता हूं तो मुझे दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक मिलेगा हॉरिजॉन्टल दोनों साइड से, और दूसरा कंपोनेंट मिलेगा वर्टिकल। अब क्या है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है, तो आप देख रहे हो इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो एक ही डायरेक्शन में है तो वो ऐड हो जाएंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, तो मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। तो इस सेक्शन ए और इसको सेक्शन बी बोल देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, और इसको सेक्शन सी बोल देता हूँ। तो सी वेसल के 3 सेक्शन कर दिए मैंने, ए बी सी। तो ए और सी सेक्शन में फोर्सेस जो है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो अपवर्ड्स है, इसलिए वो जो लिक्विड बैलेंस हो रहा है वहां पे, लिक्विड कॉलम जो बैलेंस हो रहा है, ये अपवर्ड फोर्सेस की वजह से बैलेंस हो रहा है वहां पे बेसिकली। लेकिन अगर आप बी सेक्शन की बात करोगे, तो इफ यू टॉक अबाउट बी सेक्शन में देखोगे तो बी सेक्शन में बॉटम पे ऐसा कुछ है नहीं। तो बी सेक्शन का जो फोर्स होगा, वाटर की वजह से जो फोर्स होगा या जो प्रेशर होगा, वो डाउनवर्ड्स होगा बेसिकली, डाउनवर्ड्स होगा। अब अगर हम लोग यही बात बी वेसल की करते हैं, तो बी वेसल में क्या है कि बी वेसल में भी कुछ ऐसा ही सिनारियो है, सिर्फ शेप अलग है। अब बी वेसल में इसके भी 3 सेक्शन में मैं डिवाइड कर देता हूं। तो मैं बोलता हूं कि ये हो गया सेक्शन ए, ये हो गया सेक्शन बी, और ये हो गया सेक्शन सी। अब यहाँ पे जो है वाटर जो है, लिक्विड, वो फोर्स एक्सर्ट करेगा वॉल्स पे, और वॉल्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो ये ऐसा आ गया आपका फोर्स ऑन द लिक्विड ड्यू टू वॉल्स ऑफ कंटेनर। इसके भी कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा हॉरिजॉन्टल, और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट जो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होने वाले हैं, और सिर्फ डाउनवर्ड्स जो है वो कंपोनेंट रह जाएगा बेसिकली। तो आइडिया ये है यहाँ पे, आइडिया यहाँ पे है, यहाँ पे उल्टा था बेसिकली। एनीवेज, ज़्यादा डेप्थ में आने की जरूरत नहीं है। आइडिया ये है कि ये जो ए और सी सेक्शन में जो हमारे पास कंपोनेंट्स है, वहाँ पे या तो वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा, या तो फिर वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट बचेगा, या तो वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट हमारे पास बचेगा। तो इन जनरल अगर आप देखोगे तो सी कंटेनर के लिए या फिर बी कंटेनर के लिए इफेक्टिवली हाइट डिसाइड करने वाले जो सेक्शंस है, मतलब इंटरनल सेक्शन जो किए हैं, ये इतना लिक्विड कॉलम है। दोनों में जो इफेक्टिवली प्रेशर एट द बॉटम डिसाइड करेंगे,
वो है ये दो कॉलम्स बेसिकली। और इन दोनों कॉलम्स का मोर और लेस हाइट सेम, हाइट मतलब सॉरी विड्थ, सरफेस एरिया विड्थ मोर और लेस सेम ही है। तो इसलिए ये पैराडॉक्स सॉल्व हो गया। इसका मतलब ये है कि एरिया भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है यहाँ पे दोनों सेक्शंस के लिए, बी वेसल में हो या सी वेसल में हो। तो इसके हिसाब से प्रेशर एट द बॉटम ऑफ सी और प्रेशर एट द बॉटम ऑफ बी सेम ही होना चाहिए आइडियली, आइडियल केस में। तो दैट इज हाउ यू रिजॉल्व हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो अभी जो कुछ भी हमने सीखा है मैं उसको वापस से एक बार थ्योरेटिकल वे में लिख भी देता हूँ और वापस एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। So what we were talking about is hydrostatic paradox. बहुत सिंपल सा पैराडॉक्स है ये। इस पैराडॉक्स के लिए हमको पहले डायग्राम चाहिए होगी। डायग्राम मैंने आपको बताई है कि हम लोग 4 कंटेनर लेने वाले हैं, 3 या 4 जो भी लोग आप, और उसमें सबके जो बेस है वो एक काइंड ऑफ कनेक्टेड है, मतलब उनका यू कैन से कनेक्टेड बाय अ कॉमन पाइप, ऐसा भी बोल सकते हो। So you have something like this kind of structure here. So forget about okay, let us just take fourth also vessel, more or less like this. This is a vessel, this is a vessel, b vessel, c vessel and d vessel. तो जब हम लोग इसमें लिक्विड किसी भी एक वेसल से जब लिक्विड फिल करेंगे तो यू विल सी कि चारों के चारों वेसल्स का लिक्विड का लेवल सेम हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज पैराडॉक्स। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कंसिडर interconnected vessels, consider 4 interconnected vessels sorry, interconnected vessels A, B, C and D. So when liquid is poured in any one of these vessels, it is noticed that the level of liquid is same in all the vessels. यही पैराडॉक्स है बेसिकली, in all the vessels. This is called as हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अभी हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को बताने के लिए हर एक बुक का अपना तरीका होता है, तो मैं यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो बुक है उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंटरनेट में भी लिया तो भी चलता है। आप 4 अलग अलग शेप की वेसल्स, तो आप बोलो कि बॉटम पे प्रेशर कितना है, चारों वेसल्स के बॉटम पे प्रेशर कितना है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। फिर बोल सकते हो अल्टीमेटली बॉटम पे ए के बॉटम पे, बी के बॉटम पे, सी के बॉटम पे और डी के बॉटम पे प्रेशर सेम ही रहेगा, ऐसा आप बोल सकते हो। तो डिपेंड करता है। आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। ओके, सो what we can say is we can feel, or we can basically say that pressure at the base of vessel C, at the base of vessel C should be more than pressure at the base of vessel B, at the base of vessel B। ऐसा क्यों हुआ? Since मैंने पहले बताया एरिया, since area of base of C
लेस देन एरिया ऑफ बेस ऑफ बी, और हमको पता है कि प्रेशर ये बेस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आपको ऐसा फील होता है बेसिकली, वी कैन से दैट, वी कैन फील दैट। तो आई वुड इंस्टेड ऑफ सेइंग से आई विल आल्सो पुट फील, क्योंकि हमारा अज्यूमशन में कि ऐसा होना चाहिए। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि पीसी ज्यादा है तो ये जो प्रेशर है ये बी वेसल में अपवर्ड पुश करेगा लिक्विड को, मतलब उसका हाइट बढ़ना चाहिए। दैट मीन्स level of liquid in vessel B must be more than vessel B. राइट, पर हमको क्या पता है, एक चीज जो मैंने पहले ही बताई, मैं अभी मेंशन कर रहा हूं, बट वी नो दैट P is equal to H rho G। मैंने पहले ही बताया कि ये जो हमारे पास इक्वेशन में डिराइव किया था, हम लोग को क्लियरली दिखता है कि प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, G पे, रो पे और H पे, और ये चारों के बीच में सेम लिक्विड है। इसलिए इस एग्जांपल में मैंने इंटरकनेक्टेड वेसल्स लिए हुए, क्योंकि जब हम लोग लिक्विड फिल करेंगे तो चारों वेसल्स में एक ही टाइप का लिक्विड होगा, तो डेंसिटी सेम रहेगा बेसिकली। G तो वैसे ही कांस्टेंट है, हाइट भी सेम है। हाइट से मतलब प्रेशर चारों के बॉटम पे सेम होना चाहिए, दैट इज व्हाट इट मींस। और इसलिए ये पैराडॉक्स नहीं है बेसिकली, दैट इज हाउ यू रिजॉल्व इट। therefore what you can say, therefore pressure depends only on depth H, and with H which is same for all four vessels at their base, at their respective bases। Therefore, pressure at the base of A, pressure at base of B is equal to pressure at base of C is equal to pressure at base of D। Therefore, there is no paradox। That is how you resolve this paradox। तो इसका मतलब क्या है कि आइडियली चारों के बेस प्रेशर सेम होगा, और इसी का मैंने अल्टरनेट आपको वे बताया था जिसमें उन्होंने कंपोनेंट्स लिए थे, तो वो कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली उस फ्रेमवर्क में, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में भी आप लिख सकते हो। तो आई विल नॉट मेंशन इट हियर, तो हमारे लिए इतना सफिशिएंट है, लेकिन बस सिंपल सा पैराडॉक्स है।